हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी टेट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में एक लेटर जारी हुआ था, उस पर भी हम कुछ बात करेंगे और सिलेबस में बदलाव को लेकर के, परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर के तमाम सारी चीजें चल रही हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक होगा, डेट तो कंफर्म है, आपको पता है। सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, नंबर जुड़ेगा सुपर टेट में नहीं जुड़ेगा। देखिए, आज की वीडियो में हम टीचर और स्टूडेंट दोनों लोगों के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। आइए, लास्ट में वीडियो के मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, आप लास्ट तक देखिएगा। उसमें आपको क्लास के बारे में भी अपडेट दी जाएगी और जो भी चीजें हैं यहाँ पर सब आपको बताया जाएगा आज की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब की बार जो है टीचर्स और स्टूडेंट दोनों एक साथ में पेपर देंगे। ठीक है, हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए आपको पता है कि टेट की अनिवार्यता, जो पुराने टीचर हैं उनके लिए भी टेट की अनिवार्यता कर दी गई है और जिनका प्रमोशन हुआ है उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। दूसरी चीज ये है कि शिक्षक जो है इस बात को लेकर के, जितने हमारे टीचर्स हैं सब बहुत परेशान हैं। ठीक है, और बिल्कुल भाई क्यों भी ना हो, एक लंबे समय अंतराल के बाद जब पढ़ाई छूट जाती है, अपना अध्ययन छूट जाता है और आप लोअर क्लास को पढ़ाते हैं, तो फिर आपकी कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं रह जाती है ना। तो उस चीज को लेकर के परेशानी होती है। और यहाँ पर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो है हमारे प्रतियोगी भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो तैयारी में लगे हैं तो उनकी तैयारी बढ़िया है। तो दोनों लोगों के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई, सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। जितने हमारे शिक्षक साथी हैं ये चीज उनके लिए है कि अभी हाल ही में महोबा जिले के एक शिक्षक साथी हैं जिन्होंने सुसाइड प्लान कर लिया मानसिक अवसाद के कारण। पता ये चला कि टीईटी को लेकर के वो थोड़ा परेशान रहते थे इस चीज को लेके। तो इस बारे में मेरा एक दोस्त है, उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। घटना क्या हुई, मतलब हो नहीं पाई। ठीक है, तो हुआ ये कि जब 68,500 की परीक्षा हुई थी, जो रिटन एग्जाम हुआ था, उसको दे करके जब वो वापस आया तो मेरे पास आया, उससे बात हुई, तमाम सारी चीजें हुई। वो बहुत एंजाइटी उसके अंदर थी, वो बहुत घबराया हुआ था कि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि अपने रूम पे ना जाकर के मेरे पास रुक जाओ और आज रात यहीं पर खा पी के रहते हैं। तो मेरे पास रुका, रात में हम लोग सोए थे, गर्मी का दिन था तो छत पे सोए थे। अब रात में लगभग 2-3 बजे के आसपास में वो कुछ बुदबुदा रहा था। तो मेरी आंख खुली, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो कह रहा बहुत चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है फेल ना हो जाऊं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उसने बताई। और अंत में उसने एक शब्द कहा जो थोड़ा सा मुझे भी परेशान करने वाला था। उसने कहा मन कर रहा है यार छत से कूद जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं। मैं कहा यार भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ, बात ये है कि अभी ये सब करने की क्या ही जरूरत है। मैंने उसको एक ही चीज कही कि भाई अगर तुमको ये करना है, ठीक है, तो रिजल्ट देख लो, क्या पता अच्छे नंबर से पास हो जाओ और पता चले ऊपर से ही देखोगे कि हमसे कम नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। भाई हमने गलत कदम उठाया और आज हमने वो कदम ना उठाया होता तो हम भी नीचे सबके साथ नौकरी कर रहे होते, है ना। और हुआ ये कि जब रिजल्ट आया उसके अच्छे नंबर आए, एकदम पासिंग मार्क्स से भी 10-15 नंबर ज्यादा थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पल जो आपके मन में आता है, उस पल को आप किसी तरह टाल दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए कि आपके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, मानसिक अवसाद में आप ना जाएं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जितने शिक्षक साथी हैं उनके लिए जो चांस है ना, आपको मैंने पहले भी बताया था, 2 साल है, 2 साल में आपके 2 टीईटी होंगे, आपके पास 4 चांस तो ऐसे बन रहे हैं। आपके पास सीटेट के भी 2 चांस आपको मिलेंगे, मिनिमम 2 चांस मिलेंगे। तो आपके पास 2 ये और 4 ये, 6 चांस है। आप अध्यापक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कितनों भी पुराने हो, अगर आप अभी से आ जाए ना तो आप अच्छे अच्छों को फेल कर देंगे। तो आप हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है न्यायिक तौर पर वो चलती रहे, आप अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करते रहें। कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, इस बारे में भी मैं आपको अपडेट बराबर देता रहूंगा, जैसा कि आज की वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्लास भी आपको प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 15 सितंबर से, ठीक है, 15 सितंबर से आपकी क्लास जो है चालू हो जाएंगी और लगभग सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कोशिश है कि रेगुलर क्लास आपको मिले और प्रॉपर मिले और ये सारी क्लासेस आपकी एकदम फ्री होंगी।
इसका कोई चार्ज नहीं है, आप जब भी खाली हो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पर आते हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा कि एक लेटर जारी हुआ था, ठीक है, और ये अपर मुख्य सचिव का था। इन्होंने कहा कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर यूपी टेट वगैरह के सेंटर बनाए जाते हैं, इन्होंने कहा कि जो जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, परीक्षाएं कौन कौन सी हैं, अभी हाल ही में कितनी परीक्षाएं आपको देनी है। देखिए, एक तो आपका जो प्रवक्ता है, पीजीटी का एग्जाम है, ये आपका लगा हुआ है 15-16 अक्टूबर को। तो वहां पे आदेश में ये लिखा है कि जो प्रवक्ता है, ठीक है, जो प्रवक्ता का है 15 और 16 अक्टूबर को उस दिन, ठीक है, और जो आपकी टीजीटी की डेट है, ठीक, तो यहां देखिए टीजीटी के डेट के बारे में भी कहा गया 18-19 दिसंबर। तो जो 18-19 दिसंबर की आपकी डेट है टीजीटी की, ठीक है, 18 और 19, तो इस दिन, और जो आपका 29 और 30 तारीख है आपका यूपी टेट का, ठीक है, इस दिन ये आदेश दिया गया है कि आपको विद्यालय बंद रखना, अपना स्कूल बंद कर देना है, उस दिन सार्वजनिक रूप से छुट्टी कर देनी है जिन जिन विद्यालयों में सेंटर बन रहे हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी ये जो 29-30 वाली डेट है ना, ये आगे पीछे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 29 और 30 तारीख को आपका एग्जाम एकदम होगा ही होगा, आपको तैयारी में लग जाना है बढ़िया से, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में ढेर सारा कंफ्यूजन हो रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम परीक्षा पैटर्न को लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। अभी तक का जो परीक्षा पैटर्न आपका रहा है वो क्या रहा है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, आपके परीक्षा पैटर्न में आपको पता है कि 150 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं भाई? 150 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के होते हैं? 150। उसके अंक भी होते हैं, ठीक है। एक प्रश्न एक अंक का होता है, कोई निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप अगर तुक्का मारते हैं तो उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपकी भाषा को हम लेकर के चलते हैं। दो भाषा आपको लेनी होती है। पहली भाषा जो है आपकी अनिवार्य है, ठीक है। अनिवार्य कौन सी है? हिंदी भाषा। आपकी हिंदी भाषा अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी भाषा मिलती है, एक तो आपको मिलती है अंग्रेजी, ठीक है। अब आप चाहे अंग्रेजी लें, चाहे आप संस्कृत लें, ठीक है भाई, और चाहे आप उर्दू ले लें, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी लैंग्वेज हो गई। एक हिंदी हो गई आपकी, एक अंग्रेजी हो गई। इसके बाद आपका आता है गणित, ठीक है, गणित आपका आता है। और आपका आता है सीडीपी, जिसे हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका एक और है जीएस का पार्ट पूरा, जिसे आप अभी पर्यावरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसका जो आपका वेटेज होता है, आपकी हिंदी आएगी 30 नंबर की, ठीक है। आपका संस्कृत उर्दू जो भी आप लेंगे दूसरी लैंग्वेज में आपकी 30 नंबर की है। गणित आपकी 30 नंबर की है, सीडीपी आपकी 30 नंबर की है, और पर्यावरण आपका 30 नंबर का है, ठीक है। तो अभी तक का आप पैटर्न भी जान रहे हैं कि किस पैटर्न पे पूछा जाता है। मैं हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी में आपका पूछा जाता है, ज्यादातर जो पार्ट होता है वो व्याकरण का होता है, ठीक है, ज्यादा हिस्सा व्याकरण का होता है। उसके बाद हम रचनाओं की बात करें तो आप मान के चलिए कि उसका जो है लगभग 20% हिस्सा आप रचनाओं को दे सकते हैं, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम। तो आपका व्याकरण है, रचनाएं हैं, यही सारी चीजें पूछता है। अब इसमें क्या है, पेडागॉजी नहीं पूछा जाता है। तो अभी मैं बताता हूं आपको सिलेबस में जो चेंज की बात हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। आपके अंग्रेजी संस्कृत ये लैंग्वेज दूसरा, इसमें भी ग्रामर के पार्ट होते हैं। गणित आपको पता है बहुत बेसिक लेवल की होती है, इतने क्वेश्चंस बेसिक के होते हैं कि आप आराम से पास कर जाएं, ठीक है। सीडीपी आपका कितना 30 नंबर का होता है, इसमें पेडागॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें फैक्ट बेस पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। मान के चलिए आपके लगभग 27 से 28 प्रश्न जो होते हैं ये फैक्ट बेस होते हैं, आपको रटने हैं, आपको बराबर अभ्यास करना है, जिसकी क्लास आपको एकदम बेहतरीन वाली मिलेगी 15 तारीख से, ठीक है। पर्यावरण की हम बात करें तो देखिए 2017 तक, कब तक? 2017 तक पर्यावरण ही केवल रहता था इसमें। 2017 तक केवल पर्यावरण के प्रश्न होते थे। लेकिन 2017 के बाद, ठीक है भाई, 2017 के बाद जो इसमें चेंज हुआ उसमें देखिए क्या क्या चेंज हुआ। अब इसमें आपका पूरा जीएस का हिस्सा आता है। जीएस का हिस्सा में क्या क्या आता है भाई? जीएस के हिस्से में आपका आता है संविधान, ठीक है, लगभग मान के चलिए 2-3 प्रश्न, एक बार 9 प्रश्न 6 प्रश्न पूछा है यहां से। संविधान आपका आता है भूगोल, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज भूगोल का, इसके साथ पर्यावरण का होता है, तो भूगोल आता है आपका।
इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका आधुनिक इतिहास है वहां से आता है, ज्यादा नहीं आता है। एक आध प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न मैक्सिमम, आपको 2 से 3 क्लास पढ़ाई जाएगी, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका होता है विज्ञान, ठीक है ना। अब जो केवल केवल पर्यावरण के प्रश्न आते थे 2017 तक, अब वो कितने भागों में बट गए? आपके 5 भागों में बट गए। इसी में उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आता है कुछ। एक मिनट, ठीक है, यूपी स्पेशल से भी आता है। ज्यादा वेटेज किसका है? भूगोल और पर्यावरण का है। ये आपको एकदम बेहतर तरीके से पढ़ने होंगे। बाकी के भी पढ़ने हैं लेकिन बहुत डीप नहीं पढ़ने आपको। तो 30 नंबर ये हो गए। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, अभ्यास करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात ये हो रही है, ये तो आपका रहा परीक्षा का पैटर्न, और परीक्षा का पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न आपका नहीं बदलने वाला है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि सिलेबस में बदलाव होने के चांस हैं कि नहीं, पैटर्न के बारे में आपको पता चल गया। सिलेबस बदलने के चांस हैं या नहीं है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी जो हमने आपको बताया कि हिंदी अंग्रेजी, इसमें मैंने सब में बताया कि इसमें व्याकरण के प्रश्न ज्यादा हैं, इसमें जो है सारे फैक्ट वाले हैं, इसमें व्याकरण है, ये इसमें आपको हल करने वाली चीजें हैं, सीडीपी पर्यावरण सब में ऐसे ही आते हैं। अगर बहुत चेंज होगा तो इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके रख दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके बहुत होगा तो पेडागोजी के कुछ 2-4 प्रश्न और बढ़ा दिए जाएंगे, इसके अलावा कोई चेंज और नहीं होगा। मुझे जहां तक लग रहा है और संभावना यही है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कुछ और हो सकता है कि आसान बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अब की बार इसमें बहुत से पुराने टीचर्स भी भाग ले रहे हैं। तो यदि विभाग और आयोग ये चाहता है कि हमारे शिक्षक बंधु पास कर लें, तो हो सकता है संभावना कि कुछ आसान हो, लेकिन हम ये मान के कतई नहीं चलेंगे कि आसान होगा और हम अपनी तैयारी का लेवल नीचे कर दें, बिल्कुल नहीं। हम अपनी तैयारी का लेवल अगर यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन तो हम यहाँ रखेंगे ताकि सारे क्वेश्चन हमारे कवर हों, और जितना हो सकेगा उतना अभ्यास करेंगे ताकि जो है सामने आते ही लग जाए, भले चीजें याद ना रहे, सामने आके लग जाए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो गया, ठीक भाई। अब देखिए क्या सुपर टेट में नंबर जुड़ेगा? सिलेबस बदलने की बात हो गई, बहुत उम्मीद नहीं है कि बदलेगा। क्या सुपर टेट में नंबर जुड़ेगा? अभी ऐसा कोई चांस नहीं है कि इसका नंबर सुपर टेट में जुड़ेगा, लेकिन जुड़े या ना जुड़े, जितने ऐसे अभ्यर्थी जो जुड़े हैं जिनको आगे सुपर टेट भी देना है, उनके लिए तो ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो यूपी टेट में, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा। क्या कोई जान रहा था कि आरटीई की गाइडलाइन आने के बाद भी ऐसा आदेश आ जाएगा कि 2010 से पहले जिनको नौकरी करते 20-20 साल हो गया उनको यूपी टेट या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी? कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसा हो गया ना। तो क्या पता कल को ऐसा आदेश आ जाए आपको कि जो है हाँ भाई नंबर जुड़ेगा। फिलहाल के लिए नहीं है, आप निश्चिंत रहें, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। बार बार आपको यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है भाई, आपका लाइफ टाइम वैलिड है, तो कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने अच्छे नंबर ला दिए तो कोई जरूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं जो अभी यूपी टेट पहली बार दे रहे हैं या इसके पहले भी दे चुके हैं या जो भी ये तैयारी कर रहे हैं, आप सुपर टेट की आगे देना है आपको, तो वो अपना टारगेट 120 बिल्कुल रखें। आप ये कोशिश करें कि 120 तक पहुंचिए या इससे ऊपर जाइए, ठीक है, ये टारगेट बना के आप चलिए, क्योंकि यहां जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके अंदर एक अलग उत्साह रहेगा, ठीक है। ये चीज हुई आपकी। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊं। दो तरीके से है। एक तो जो हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं उनके लिए है, ठीक है, उनको क्या करना है? उनको बस पास करना है। पास करने का मतलब आप ये समझिए कि जिनकी कैटेगरी और जो है रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं, ठीक है, या एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कितना चाहिए? उनके लिए केवल 82 नंबर चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनके लिए कितना चाहिए भाई? 90 मार्क्स चाहिए। आपको क्या करना है? अगर आप 90 भी ले आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सुपर टेट में तो भाग लेना नहीं है कि आपको और अच्छे नंबर लाने। एक बार आपको पास करना, लाइफ टाइम काम करेगा। आप 82 ले आते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लाना कैसे ये आप समझिए। मेन तो यही है कि इसको आप लाएंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए मैं आपकी टेंशन खत्म कर दे रहा हूं, एकदम इत्मीनान से आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी की, ठीक है। मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूं। कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे जो साइंस वर्ग से होंगे, ठीक है, तो उनकी मैं मानता हूं हिंदी नहीं ठीक होगी,
लेकिन उनका गणित का जो बेस है वो बढ़िया होगा। ठीक है, तो जो हिंदी में कम लाएगा वो गणित में अच्छा कर लेगा। या मैं ये मान के चलूं कि आप दोनों में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है, इसी में हम लोग बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं हिंदी में ही। तो हिंदी अगर आप एकदम अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि 20 नंबर आप बड़े आराम से ला सकते हैं। हिंदी में अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो 20 नंबर कहीं नहीं गया। क्या करना है, केवल क्लासेज और रिवीजन वही कर रहे हैं ना, तो भी आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, मैं 20 नंबर ये मान रहा हूं। चलिए, लैंग्वेज में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो 17 नंबर तक ले आए आप। ठीक है, 50% से थोड़ा सा ऊपर ले आए आप, चलिए 17 नंबर ले आए। गणित की मैं बात करता हूं, अगर आप 15 नंबर भी ले आते हैं, जो गणित से नहीं है, बेसिक सीख रहे हैं, 15 नंबर ले आएंगे, अगर तुक्का मार देंगे ना तो भी 4-5 ऐसे सही हो जाएगा। और अगर आप 10 भी सही कर ले गए तो आपके 15 नंबर यहां आ सकते हैं अच्छे से। और सीडीपी तो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीडीपी देखिए, जितने हमारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके सब में अच्छे नंबर आने के चांस बढ़िया रहेंगे। तो यहां पर अगर सीडीपी की मैं बात करूं तो सीडीपी में जितने हैं सब बराबर हैं, क्योंकि जब से आप जॉब कर रहे हैं आपने कभी सीडीपी मतलब बाल मनोविज्ञान आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं तो जो पेडागॉजी वाली चीजें हैं, जो अपनी समझ पर डिपेंड करती हैं, वो आप बिना कुछ पढ़े कर सकते हैं। तो यदि सिलेबस में पेडागॉजी आता है तो आप उन प्रश्नों को तो बड़े आराम से कर लेंगे। बाकी जो फैक्ट वाले हैं वो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप एकदम आराम से कर लेंगे, और यहां मैं कह रहा हूं कि आप 20 नंबर तक आराम से पहुंचेंगे। बस उतना ही कर लिया आपने अगर, जितना मैंने बताया। ठीक है, तो भी आप जो है 20 नंबर आराम से पहुंचेंगे। आपका एक सब्जेक्ट बचता है जीएस। अब जीएस में यह है कि आप जितना आप यहां पर कर ले जाएंगे उतने आपके नंबर बनते हैं। मैं 50% मान रहा हूं, चलिए 15 नंबर आपके बन गए। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, देखिए आपके 20, 20, 40 और 30, 70, 10, 80, 87 नंबर आपके इस तरीके से बन गए जब मैंने एकदम कम कम नंबर जोड़े हैं, है ना, एकदम कम कम नंबर जोड़े हैं। अब आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं भाई, तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ा के आपको 3 नंबर मात्र बढ़ाने हैं, केवल 3 नंबर बढ़ाने हैं। और मैंने जो है पर्यावरण में आपका 15 केवल जोड़ा है, गणित में 15 केवल जोड़ा, अंग्रेजी में, हिंदी में तो मैंने 20 ही जोड़ा है। हिंदी ऐसा विषय है ना, थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे आप 25, 26, 27 पहुंच जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। तो 2 से 3 नंबर आपको इसमें बढ़ाना बहुत बड़ी कोई चीज ऐसी है ही नहीं। ठीक है, आप ये समझिए कि पर्यावरण की ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। जब आपको अभ्यास यहां पर बराबर कराया जाएगा ना, तो क्वेश्चंस में से ही फंस जाएगा आपका, और आप अभ्यास किए रहेंगे तो कुछ नहीं, आपको याद भी नहीं होगा ना, तो प्रश्न देखते ही उत्तर मार देंगे। तो 3 नंबर कहीं भी बढ़ाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं आपका यहां बढ़ जाएगा, कम से कम यहां 2 नंबर बढ़ जाएगा, 3 नंबर तो इतने में ही बढ़ गया। संस्कृत, चलिए संस्कृत अंग्रेजी में नहीं भी बढ़ रहा है, हिंदी में आपके बढ़ने के चांस है, अभी कम से कम 2 नंबर हिंदी में बढ़ने के चांस हैं। आपके सीडीपी तो मैंने 20 ही जोड़े हैं, आप अगर अच्छे से कर ले गए ना तो ये आप 20 से 24, 25 तक चले जाएंगे। 3, 4, 5 भी अगर जुड़ते हैं तो अगर मैं मानता हूं यहाँ 3 ही नंबर आपने कर लिए, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8 नंबर आपके बढ़े, आप सीधे 95 पहुंच गए, है ना। तो सीधा सा मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप पढ़िए। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको अभी और भी अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही अवसर दिया जा रहा है। तो जितने हमारे साथी हैं, जिनके पास कोई भी, जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं जिनके पास कोई भी टीईटी नहीं है, तो मैं उनके लिए बताऊं, देखिए आपको पहले जो प्राइमरी का है ना, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस कवर करना चाहिए। कारण आप समझिए, कारण ये है कि जैसे होता है ना कि आदमी इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी, वो किसी में नहीं रह जाता, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। तो आपको करना यह है कि पहले आपको एक निकालना है, आपके पास एक होना चाहिए, ताकि आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन है कि नौकरी 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 एकदम सुरक्षित हो जाए। ठीक है, और दूसरा जो आपका है, तब आप जो है जूनियर पे जुटिए। आप पहले पीआरटी का सिलेबस कवर करिए। आप यकीन मानिए कि आपने पीआरटी की अगर अच्छे से तैयारी की तो आपका जूनियर भी कवर हो जाएगा, ज्यादातर हिस्सा कवर हो जाता उसमें।
हिस्सा जो होता है, देखिए जो आपका ईवीएस का ईवीएस पर्यावरण वाले हिस्सा भी उसमें मिलेगा आपको, सीडीपी तो पूरा मिलेगा आपको, हिंदी पूरा मिलेगा, लैंग्वेज पूरा मिलेगा, चेंज केवल गणित और इन्वायरमेंट में होता है। लेवल थोड़ा सा रहता है, तो लेवल ऊपर नीचे हम लोग करते रहेंगे पढ़ाते टाइम। तो आप अगर जूनियर में जाके बैठेंगे ना, तो जो आपने प्राइमरी के लिए अच्छे से पढ़ा है, ज्यादातर चीजें वहीं से मिल जाएंगी, और जो आप तुक्का मारेंगे ना, आप तब भी कांटा पार कर देंगे। लेकिन अगर दोनों चीज में इधर उधर पढ़ेंगे, तब समस्या फंसेगी। तो आप एक पे टारगेट करिए, एक बार पीआरटी निकालिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी बंद नहीं करेंगे, अपनी तैयारी उसी फ्लो में आगे बढ़ाएंगे जिस फ्लो में आज आप पढ़ रहे हैं, ताकि जब अगली बार आपको सीटेट या टेट देने का मौका मिले, तो आप फिर से प्राइमरी में बैठिए, जूनियर में भी बैठिए, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप परेशान केवल इस चीज के लिए हो रहे हैं कि आपके मन में है कि 29 और 30 ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मान के चलिए नहीं नहीं 29 30 नहीं, अगली बार देखेंगे अगली बार देखेंगे ना। मेरा मानना है 29 30 जनवरी में आपका कम से कम एक क्लियर होना चाहिए पीआरटी, कम से कम एक आपका क्लियर होना चाहिए। आप दोनों कर ले तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कम से कम एक आपका क्लियर होना ही चाहिए। अगली बार में आपका फिर से पीआरटी निकलेगा और अगली बार में जूनियर भी निकलेगा। तो यहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया मिनिमम मार्क आप लेके चले। अभी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठ रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा यार कुछ तो आ ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन आप 2 महीने बाद फिर वही चीज लगाइएगा, आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो 80% चीजें मुझे आ गई है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट एकदम नहीं होंगे, आप अपनी चीजों को एकदम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। जितने, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने हमारे साथी हैं, चाहे वो प्रतियोगी छात्र हों और चाहे हमारे अध्यापक बंधु हों, उनके लिए मैं बताऊं कि जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, उसके नोट्स जरूर आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स हैं, देखिए किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले लीजिए, ठीक है, अगर आप नोट्स किसी कोचिंग के ले लेते हैं, तो आप समझिए कि वो तो जिन्होंने बनाया वो अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन आप जब अपनी चीज को लिखेंगे ना, तो वो आपके हिसाब से होगा। गागर में सागर वाले नोट्स आपके बनेंगे, आप एक शब्द लिखेंगे ना, उससे आप एक पूरी लाइन समझ सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको लिख के दे दिया एक शब्द, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या ये। तो आपके नोट्स होने ही चाहिए, भले आप शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, लेकिन आपके अपने लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। आप क्लास पढ़ रहे हो, देख रहे हो, मैं नहीं कहता कि आप यहीं पे क्लास पढ़िए, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी पढ़िए आपके अच्छे नोट्स होने चाहिए, और नोट्स होने के साथ साथ उसका रिवीजन डेली होना चाहिए। जब भी आप आज की क्लास आपने पढ़ ली, ठीक है, मान लीजिए आज जो है 10 तारीख है, आपने आज की क्लास पढ़ ली, अब जब अगले दिन आप 11 तारीख को जब आप फिर से वही सब्जेक्ट उठाएंगे, तो सबसे पहले 10 तारीख वाला आप पढ़िए, 10 तारीख का रिवीजन करिए, फिर आप 11 का पढ़िए, फिर आप जब 11 का, फिर 12 को जब आप उठाइए ना, तो 11 वाला रिवाइज करिए। ऐसे करते करते जब आप लास्ट वीक में जब संडे को आप उठाइए, आप चाहे अभ्यर्थी हो चाहे अध्यापक हो, आप जब संडे को फिर से जब उठाइए पढ़ने के लिए, तो आप यकीन मानिए ये काम आपको करना ही है कि संडे को जब आपने उठाया ना, तो पीछे जितने भी दिन का आपने अभी तक पढ़ा नोट्स बनाया, ठीक है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा और नोट्स बनाया, आप इसको पूरा एक दिन रिवाइज करिए संडे को। अगर आपने ऐसा किया, तो आप आंख बंद करेंगे और बताएंगे सबको, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हाई लेवल पे रहेगा, एकदम बेहतरीन वाला। तो ये तरीका आपको अभी से अपनाना है, आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, दोनों लोग ये तरीका अपनाइए और एकदम लग जाइए पूरा। संडे को पढ़िए मत, भले नया मत पढ़िए, लेकिन रिवीजन मस्ट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें रहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपके अंदर जो एक एंजाइटी बनी हुई होगी, वो थोड़ा सा स्ट्रेस आपका कम हुआ होगा। हाँ, सिलेबस चेंज में एक चीज थोड़ा सा रह गया, अगर जो लोग लास्ट तक आ गए होंगे उनको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जो मान लीजिए नहीं देख पाए होंगे, जब भी क्लास चालू होंगी उसमें हम जरूर बताएंगे इस चीज को। देखिए बेसिक में कुछ किताबें बदली हैं, ठीक है ना, बेसिक में कुछ किताबें बदली हैं, और बदली किसमें, वो क्लास 3rd में बदली हैं। ठीक है, क्लास 3rd में बदल गई हैं, एनसीईआरटी बेस पे कुछ किताबें आई हैं। तो एक बार जो है इसको जो है रिव्यू जरूर करना है। मैं अपने यहाँ पर भी ये रिव्यू करवा के इसकी क्लास डलवाऊंगा, ठीक है ना, वो चाहे जो जीएस के सर होंगे उनके माध्यम से डलेंगी, चाहे मेरे माध्यम से डलेंगी, किसी ना किसी टीचर के माध्यम से आपको वो क्लास यहाँ पर दी जाएगी कि क्या परिवर्तन हुआ है और क्या नई चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। बाकी जो 1 से 5 तक की बुक्स हैं, ठीक है, जो ईवीएस की बुक्स हैं, ठीक है, पर्यावरण वाली,
उसका एकदम बेहतरीन उसके क्लास जो है आपको यहाँ पर दिए जा चुके हैं। चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ईवीएस के नाम से आपको एक क्लास का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको बढ़िया से देख डालिए, ठीक है। तो आपका बेसिक वाला जितना भी जीएस दिया है सब एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्लास बाकी की चलेंगी आप उसको अटेंड बराबर करते रहिएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये होगा। अब यदि आपके सिलेबस में, ठीक है, ये लिखा गया कि क्लास 1 to 5th बेसिक बुक्स, ठीक है, जो बेसिक में चलती हैं, अगर वो किताबें सिलेबस में डाल दी गई आपके जो कि अभी नहीं है, तब थोड़ा सा उन किताबों को एक बार देखना होगा। तब आप समझिए कि एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रश्न आएंगे जो कि सीटेट में आते हैं, तब वहां पर चेंज होने की संभावना है। फिलहाल के लिए अभी जैसे चल रहा है आप वैसे पढ़िए, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए। जब भी कोई चेंज होगा उसके लिए हम लोग तैयार खड़े हैं, उसको हम लोग जितने जल्दी हो सकेगा आपके लिए तैयार करवा के आपके पास भेज देंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक नई दिशा मिली होगी, एक अंदर नई ऊर्जा आई होगी कि हमको इस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप सभी लोग अपना एक प्लान बना लीजिए कि मुझे कैसे कैसे करना है। दिन में भले एक विषय आधा घंटा 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।